27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 हर बार की तरह इजराइल के तेल अवीव से पेरिस जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 139 में लगातार पैसेंजर्स को अपनी अपनी जगह पर बैठने की हिदायतें दी जा रही थी। फ्लाइट की कमान कैप्टन मिशेल बैकोस के हाथ में थी। सभी पैसेंजर्स के बैठने के बाद फ्लाइट अपने नियत समय पर टेक ऑफ कर जाती है। तेल अवीव से उड़ने वाली फ्लाइट 139 को ग्रीस की राजधानी एथेंस से होते हुए पेरिस पहुंचना था। एथेंस में हर रोज लैंड करके प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाती और इस दौरान यहां से पेरिस जाने के लिए कुछ पैसेंजर्स इसी फ्लाइट का इस्तेमाल करते। आज एथेंस से इस फ्लाइट में 58 पैसेंजर्स का टिकट बुक था। इन्हीं 58 में से 4 लोग ऐसे भी थे जिनके इरादे नेक नहीं थे और वो एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भरने के बाद फ्लाइट एथेंस में लैंड करती है। लैंड करते ही प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। साथ ही कुछ नए पैसेंजर्स प्लेन में सवार होते हैं। रिफ्यूलिंग के वक्त फ्लाइट में काफी चहल पहल थी। कोई बातचीत का आनंद ले रहा था तो कोई नींद में मशगूल था। हर किसी को पेरिस पहुंचकर अपने परिवारजनों से मिलने की जल्दी थी, पर उन्हें कहां पता था कि ये खुशनुमा माहौल अब से कुछ ही पल बाद मातम में बदलने वाला है। जैसे ही प्लेन एथेंस से टेक ऑफ कर कुछ ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक से 4 हथियारबंद लोग उठ खड़े होते हैं। उनके हाथों में पिस्टल और हैंड ग्रेनेड्स थे। अचानक से प्लेन का माहौल खौफनाक रूप ले लेता है। बंदूकों को देखकर सभी पैसेंजर्स के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ही समय में चारों हाईजैकर्स पूरी फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जहां पैसेंजर्स का चीखना शुरू होता है, वहीं एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और पायलट पर बंदूक तानकर खुद को पायलट वाली सीट पर बैठ जाता है। 248 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ी ये फ्लाइट 139 हाईजैक हो चुकी थी। हाईजैकर्स में से 2 आतंकी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के थे और बाकी के 2 वेस्ट जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल RZ के मेंबर होते हैं, जिनमें से एक महिला भी थी। को पायलट की जगह पर बैठा आतंकी अब पायलट से फ्लाइट को पेरिस के बजाय लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट ले जाने को कहता है। कई घंटों की लगातार उड़ान के बाद प्लेन को लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है और वहां पर रिफ्यूलिंग करवाई जाती है। जिस वक्त बेंगाजी एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल किया जा रहा था, उसी समय एक ब्रिटिश बॉर्न इजरायली महिला पैट्रिशिया मार्टेल ने मिसकैरेज का बहाना करते हुए हाईजैकर्स को ये यकीन दिला दिया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पैट्रिशिया की ये चाल काम कर गई और हाईजैकर्स ने उन्हें बेंगाजी एयरपोर्ट पर ही रिलीज कर दिया। इस महिला के फ्री होते ही इस हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अब तक इजराइल को भी इस घटना की खबर लग चुकी थी। इस फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली ही थे, इसलिए इजराइल में हंगामा मच गया। हर पल बीतने के साथ इजरायली गवर्नमेंट पर अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करवाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इजराइल को पता था कि इतने सारे पैसेंजर्स को छुड़ाने के बदले हाईजैकर्स बड़ी डिमांड रखेंगे, इसलिए हाईजैकर्स की डिमांड के पहले ही इजराइल रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करने लगता है। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो बेशक आपको ओडू को देखना चाहिए। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल खड़ा करने में ओडू आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको वो सब मिलता है जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। इसे साइन अप करना बिल्कुल फ्री है और इसकी मदद से आप केवल एक प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने बिजनेस को 70+ एप्स के साथ आराम से चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इनके CRM ऐप को ही ले सकते हैं। ये आपको लीड्स, क्लाइंट डिटेल्स, डेली एक्टिविटीज एंड पाइपलाइन को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। ओडू CRM के जरिए आप एक ही जगह वेबसाइट्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, इवेंट्स एंड अदर मीडियम से लीड भी इकट्ठा कर सकते हैं। ओडू का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी लीड्स को उनकी स्थिति के अनुसार पाइपलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इससे आपको कैनबैन, लिस्ट, मैप जैसे कई व्यूज भी सुविधा में मिलती है, जिससे आप अपनी लीड्स को अपने बिजनेस की जरूरतों के अनुसार एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के इंटरैक्शंस जैसे ईमेल्स, कॉल्स एंड नोट्स को भी एक ही जगह पर आसानी के साथ प्लेस कर सकते हैं और यह आपको हर एक क्लाइंट के लिए सभी एक्टिविटीज और जरूरी कामों को ट्रैक करने की सुविधा भी देता है। साथ ही आपको आपके टास्क को ऑटोमेट करने और इनसाइट रिपोर्ट को गेन करने में हेल्प करता है, ताकि आप देख सके कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इन सब के अलावा ओडू की एक सिंगल ऐप लाइफ टाइम फ्री है, जिसके साथ आपको होस्टिंग और सपोर्ट भी मुफ्त में मिलता है। तो अभी इनकी वेबसाइट को विजिट करें और इनके CRM को ट्राई करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में मिल जाएगा। बेंगाजी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट एक बार फिर उड़ान भरती है। इन सब के बीच अब तक इस हाईजैकिंग के 24 घंटे बीत चुके थे। कॉकपिट में बैठा आतंकी अब पायलट को फ्लाइट युगांडा ले जाने को कहता है। गन पॉइंट पर होने के कारण पायलट मजबूर था, इसलिए फ्लाइट अब तेजी के साथ इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर युगांडा की ओर उड़ने लगती है।
कुछ देर उड़ान भरने के बाद हाईजैकर्स पायलट को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने का ऑर्डर देते हैं। हाईजैकर्स की ये बात सुनकर पायलट और क्रू हैरान था कि कैसे कोई हाईजैक किया हुआ प्लेन इतनी आसानी से दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। पर उन्हें कहाँ पता था कि हाईजैकर्स की पहले से ही युगांडन प्रेसिडेंट ईदी आमीन से बातचीत हो चुकी है। आखिरकार 28 मई की रात के करीब 3 बजे फ्लाइट 139 युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करते ही युगांडन आर्मी इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेती है। प्लेन के लैंड करते ही पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि युगांडन आर्मी उन्हें रेस्क्यू करने आई है, पर उनकी ये खुशी चंद मिनटों के अंदर ही गायब हो जाती है जब वो देखते हैं कि युगांडन आर्मी उन्हें रिहा कराने नहीं बल्कि वो तो हाईजैकर्स को सपोर्ट करने आई है। आर्मी के लोग हाईजैकर्स को पकड़ने की जगह उनकी आवाभगत में लग जाते हैं। अब तक पैसेंजर्स और क्रू समझ चुके थे कि उनके इंतजार की घड़ियां लंबी होने वाली है। इनमें से किसी को पता नहीं था कि किसकी जान बच पाएगी और किसकी नहीं। सभी के होश तब और उड़ गए जब उन्होंने देखा कि 5 और आतंकियों ने हाईजैकर्स को ज्वाइन कर लिया है, जिससे अब हाईजैकर्स की संख्या 9 हो चुकी थी और अब वो पहले से भी ज्यादा घातक हो चुके थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ईदी आमीन भी हाईजैकर से मिलने एंटेबे एयरपोर्ट चला आता है। एयरपोर्ट पर आते ही वो अपनी आर्मी को इन हाईजैकर्स की सिक्योरिटी देने का इंस्ट्रक्शन देने लगता है ताकि इजराइल युगांडा में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना कर पाए। वैसे भी 4000 किलोमीटर दूर किसी भी देश के लिए अपनी सेना को भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी डिफिकल्ट था, वो भी तब जब खुद युगांडन आर्मी द्वारा हाईजैकर्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। हाईजैकर से मिलने के बाद ईदी आमीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस निकल जाता है। इस दौरान इजराइल को भी प्लेन के युगांडा में होने के बारे में पता चल चुका था और इजराइल ईदी आमीन की हर एक्टिविटी पर नजर गड़ाए बैठा था। इजराइल को भनक लग चुकी थी कि ईदी आमीन भी हाईजैकर्स की हेल्प करवा रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हाईजैकर्स ने इजरायली प्लेन को ही क्यों हाईजैक किया और ईदी आमीन ने हाईजैकर्स की मदद क्यों की। दरअसल इस प्लेन को हाईजैक करने वाले 2 आतंकी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के थे और बाकी के 2 आतंकी रेवोल्यूशनरी सेल RZ के सदस्य थे। वो 53 कैदियों की रिहाई चाहते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 40 कैदी इजराइल की जेलों में बंद थे। वहीं दूसरी तरफ कभी इजराइल और ईदी आमीन में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब ईदी आमीन युगांडा की सेना में मेजर जनरल हुआ करता था, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे पैराट्रूपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। ये दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि आगे चलकर जब ईदी आमीन ने युगांडा में तख्ता पलट किया, तब भी इजराइल ने अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भेजकर उसे भरपूर सहयोग दिया था। तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी काफी बेहतर हो गए थे और कई इजरायली युगांडा में बिजनेस करने के लिए भी गए। इसके बाद ईदी आमीन ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया से युद्ध छेड़ा और इजराइल से हथियारों की मदद मांगी, पर इस बार इजराइल ने ईदी आमीन को मदद देने से इनकार कर दिया। इस बात से ईदी आमीन गुस्से से भर गया और अपने देश में रह रहे इजरायली लोगों को युगांडा से निकल जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने लिबिया के शासक गद्दाफी से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बदले में गद्दाफी ने उसे खूब हथियार दिए। लिबिया का शासक गद्दाफी इजराइल का दुश्मन था और इस दुश्मनी में ईदी आमीन ने गद्दाफी को साथ देने का वादा किया। 1967 आते आते ईदी आमीन इजराइल का कट्टर दुश्मन बन चुका था और इजराइल से बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश में था। इसलिए उसे जैसे ही इस प्लेन हाईजैकिंग का पता लगा, उसने पूरे मन से आतंकियों को मदद करने की पेशकश की। इसलिए पहले इस प्लेन को लिबिया, फिर उसे युगांडा ले जाया गया। युगांडा में हाईजैकर्स ने सभी पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांटकर एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। इनमें से एक ग्रुप इजरायली सिटीजन्स का था, जिन्हें एक अलग कमरे में रखा गया था, और वही दूसरा ग्रुप अन्य देशों के नागरिकों का था, जिन्हें किसी दूसरे कमरे में रखा गया था। सिचुएशन पूरी तरह हाईजैकर्स के कंट्रोल में थी और वो युगांडा में पूरी तरह से सेफ थे। घटना के करीब 2 दिन बाद हाईजैकर्स पहली बार इजराइल के सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं। हाईजैकर्स की तरफ से इजराइल, केन्या, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जेलों में बंद 53 कैदियों को 1 जुलाई तक रिहा करने और $5 मिलियन की फिरौती देने की मांग की जाती है। ऐसा ना करने पर हॉस्टेजेस को मारने की खुली धमकी भी दी जाती है। इन कैदियों में से 40 कैदी इजराइल की जेलों में बंद थे, वही 13 कैदी केन्या, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जेलों में कैद होते हैं। हाईजैकर्स की डिमांड्स पर गौर करने से पहले इजराइल डिप्लोमेटिक तरीकों से सभी हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश करता है। सबसे पहले एक रिटायर्ड IDF ऑफिसर बरूच बुर्का बारलेफ को इस काम पर लगाया जाता है। उनका युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी आमीन के साथ कई सालों से काफी अच्छा रिश्ता था।
लेकिन अपने ही घमंड में चूर ईदी आमीन उनकी कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद इजरायली कैबिनेट अमेरिका से रिक्वेस्ट करती है कि वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादत को आमीन से बात करने को कहे। यूएस के कहने पर अनवर सादत अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं, पर यहां भी बात नहीं बन पाती है। इसके बाद पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफत हानी अल हसन को अपना स्पेशल एनवॉय बनाकर हाईजैकर्स और ईदी आमीन से मिलने युगांडा भेजते हैं। लेकिन अपने मंसूबे को पूरा करने की जिद लिए बैठे हाईजैकर्स हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। किसी भी तरफ से कोई ऑप्शन ना देखकर अंत में इजरायली कैबिनेट 1 जुलाई 1976 को हाईजैकर्स के पास एक नेगोशिएशन ऑफर भेजती है। इजराइल को अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत थी, इसलिए इजराइल ने हाईजैकर्स को अपने नेगोशिएशन ऑफर में लिखा कि वो इजराइल की जेलों में बंद कैदियों को तो रिलीज करने को तैयार है, पर दूसरे देशों में बंद कैदियों के लिए उसे उन देशों से बात करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इसके अलावा इजराइल उनकी $5 मिलियन की डिमांड को भी मान लेता है। ये सब देख हाईजैकर्स को लगने लगता है कि इजराइल पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है, इसलिए अपनी जीत को पक्का समझते हुए उन्होंने इजराइल को 4 जुलाई तक का वक्त दे दिया। बस इतना वक्त इजराइल के लिए काफी था। यित्ज़हाक राबिन, जो उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरेस के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग में सबसे पहले मोसाद के एजेंट्स को एंटेबी एयरपोर्ट पर हो रही हर एक एक्टिविटी की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद इस मीटिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हर एक पॉसिबिलिटी पर गौर किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर 3 ऑप्शन सामने आए। पहला ऑप्शन सी रूट के जरिए लेक विक्टोरिया से होते हुए एंटेबी पहुंचकर हाईजैकर्स को मार गिराने का था। लेकिन इस प्लान में दिक्कत ये थी कि लेक विक्टोरिया के अंदर भारी मात्रा में नाइल क्रोकोडाइल पाए जाते थे, जिससे बीच रास्ते में क्रोकोडाइल अटैक का काफी खतरा था। वही ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी ईदी आमीन के मंजूरी के बिना इजरायली बंधकों को वापस इजराइल लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस प्लान को छोड़कर दूसरा प्लान बनाया गया, जिसके तहत इजरायली आर्मी को केनिया पहुंचकर वहां से बाय रोड एंटेबी एयरपोर्ट जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना था। लेकिन यह प्लान भी इजरायली अथॉरिटीज को ठीक नहीं लगा, इसलिए थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन ऑपरेशन थंडरबोल्ट पर गौर किया गया, जिसमें एयरक्राफ्ट के जरिए इजरायली आर्मी की एक यूनिट को एंटेबी पहुंचकर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना था। इजराइल के पास समय की भारी कमी थी, इसलिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट को ही एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स के एलीट कमांडोज की यूनिट सायरेट मेटकॉल को चुना जाता है, जिसे योनातन नेतन्याहू लीड कर रहे थे। पर युगांडा इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था, इसलिए ऑपरेशन में शामिल सभी एयरक्राफ्ट्स को बीच में कहीं रिफ्यूलिंग करना बहुत जरूरी था। रिफ्यूलिंग करवाने के लिए इजराइल को किसी ऐसे ईस्ट अफ्रीकन देश की जरूरत थी जो अपने देश में उसके एयरक्राफ्ट को घुसने की परमिशन दे दे। ऐसे में युगांडा का पड़ोसी देश केन्या इजराइल की मदद के लिए सामने आया। केन्या ने इस ऑपरेशन के लिए नायरोबी एयरपोर्ट पर इजरायली एयरफोर्स को लैंड करने की परमिशन दे दी। एक और जहां इजराइल रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान कर रहा था, तो वहीं हाईजैकर्स ने एक और चाल चलते हुए 30 जून और 1 जुलाई के बीच 148 ऐसे हॉस्टेजेस को रिहा करके पेरिस भिजवा दिया जो इजराइल के सिटीजन्स नहीं थे। ऐसा करके हाईजैकर्स अन्य देशों के इन्वॉल्वमेंट को खत्म करना चाहते थे, ताकि कोई और देश उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। अब एंटेबी एयरपोर्ट पर केवल 106 इजरायली पैसेंजर्स ही बचे थे, जिससे साफ हो चुका था कि हाईजैकर्स केवल इजरायली सिटीजन्स को ही टारगेट कर रहे थे। इस बीच मोसाद एंटेबी एयरपोर्ट की हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को जुटा चुका था। उसने यहां तक पता कर लिया था कि हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को एयरपोर्ट के पास किस बिल्डिंग में छुपा रखा है। इस इन्फॉर्मेशन को मोसाद सायरेट मेटकॉल रेस्क्यू यूनिट से शेयर करता है। साथ ही उस बिल्डिंग और एंटेबी एयरपोर्ट का मैप भी उनके साथ साझा करता है। इजराइल के पास प्लस पॉइंट ये होता है कि एंटेबी एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल में हॉस्टेजेस को रखा गया था, उसका कंस्ट्रक्शन कुछ साल पहले ही इजराइल की एक कंपनी ने किया था। इस कंपनी की मदद से इजरायली फोर्सेस को वहां के चप्पे चप्पे की जानकारी मिल गई थी। इजराइल अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार था, बस इंतजार था तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मंजूरी का। हाईजैकर्स की तरफ से 4 जुलाई का अल्टीमेटम था, इसलिए देर ना करते हुए इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 जुलाई का दिन चुना जाता है। 3 जुलाई आ चुकी थी। अब हाईजैकर्स द्वारा दिए गए अल्टीमेटम में सिर्फ 1 दिन ही बचा था। इजराइल को पता था कि अगर समय से ऑपरेशन को सक्सेसफुली नहीं किया गया तो उनके सभी नागरिकों की जान जा सकती है, इसलिए फौरन ऑपरेशन थंडरबोल्ट को शुरू कर दिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को ब्रिगेडियर जनरल डैन शोमरोन कमांड कर रहे थे।
जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू को फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। प्लानिंग की जा चुकी थी और अब इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरक्यूलिस उड़ान भरने को तैयार थे। इसके बाद अलग अलग टाइम पर सभी एयरक्राफ्ट्स को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। पहले 3 एयरक्राफ्ट्स में 200 के करीब कमांडोज और पैराट्रूपर्स बैठे हुए थे, जबकि एक जहाज को खाली भेजा गया था ताकि ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसमें सभी हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सके। इन एयरक्राफ्ट्स में कुछ गाड़ियों को भी भर के लाया गया था, जो कि इजराइल के प्लान का ही एक हिस्सा था। इसके अलावा इस मिशन में 2 बोइंग 707 भी जोड़े गए, जिनमें से एक को एंटेबे से स्टैंड ऑफ रेंज पर फ्लाई करते हुए कमांड एंड कंट्रोल का काम संभालना था, तो वही दूसरा बोइंग 707 केनिया के नायरोबी में मेडिकल इमरजेंसी के पर्पज से रखा गया। प्लान के मुताबिक सभी एयरक्राफ्ट्स रेड सी के ऊपर से फ्लाई करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सभी पायलट्स को इजिप्ट, सूडान और सऊदी अरब जैसे तमाम देशों के ATC की नजरों से बचते हुए उड़ान भरने के आदेश दिए गए थे, ताकि किसी भी देश का रेडार उनके एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। सभी एयरक्राफ्ट्स रेड सी के ऊपर उड़ान भरते हुए जिबूटी पहुंचते हैं और फिर वहां से टर्न लेकर इथियोपिया और केनिया को क्रॉस करते हुए युगांडा में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट एयरक्राफ्ट बड़ी खामोशी से रात के करीब 11 बजे एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस एयरक्राफ्ट के वहां उतरने पर युगांडा आर्मी को जरा भी शक नहीं होता है, क्योंकि उन एयरक्राफ्ट्स को युगांडा की कमर्शियल फ्लाइट्स की तरह कलर किया गया था, ताकि रनवे पर उतरते वक्त युगांडन आर्मी उनकी सही पहचान ना कर सके और इजरायली एयरक्राफ्ट पर शक ना हो। फर्स्ट एयरक्राफ्ट के उतरते ही सभी इजरायली कमांडोज बड़ी सावधानी से छुपते छुपाते एंटेबे एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल की बिल्डिंग के पास तैनात हो गए और थोड़े ही समय में एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के आसपास अपनी पोजीशन ले ली। इसी दौरान एयरक्राफ्ट का पिछला दरवाजा खुलता है, जिससे 2 लैंड रोवर और एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज निकलती है। मर्सिडीज पर युगांडन फ्लैग और कार्डबोर्ड लाइसेंस प्लेट लगा हुआ था, जो कि दिखने में युगांडन मिलिट्री के व्हीकल्स की तरह ही लग रहा था। इस दौरान 35 कमांडोज ने युगांडन आर्मी के जैसे ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ब्लैक मर्सिडीज में ईदी आमीन के जैसा ही मोटा और भारी भरकम व्यक्ति सवार था। इजराइल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब भी ईदी आमीन किसी दूसरे देश के विजिट से लौटता था, तो इसी तरह रनवे पर उसका काफिला बाहर निकलता था। इजराइल की इतनी पुख्ता तैयारी के कारण युगांडन आर्मी को अभी तक शक नहीं हो पाया था। उन्हें लगा कि उनके प्रेसिडेंट ईदी आमीन मॉरिशस से लौट आए हैं। रनवे पर उतरते ही ये गाड़ियां बड़ी तेजी के साथ ओल्ड टर्मिनल की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही ये सभी गाड़ियां ओल्ड टर्मिनल की बिल्डिंग के पास पहुंचने वाली थी कि तभी 2 युगांडन आर्मी के लोग इस गाड़ी को रोकने लगते हैं। उनको शक हो गया था कि ये कॉन्वॉय ईदी आमीन का नहीं है। ये शक उन्हें इसलिए हुआ था क्योंकि ईदी आमीन ने कुछ दिन पहले ही अपने कॉन्वॉय में ब्लैक की जगह व्हाइट मर्सिडीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन काफी कम लोगों के पास थी, जिस वजह से इजराइल की ओर से ये एक बड़ी गलती हो गई थी। इजरायली कमांडोज भी अब सिचुएशन को भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी की स्पीड को और तेज कर दिया, मगर दोनों युगांडन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस गाड़ी का पीछा करना नहीं छोड़ा। स्थिति को हाथ से निकलता देख एक इजरायली कमांडो ने साइलेंसर लगी पिस्टल से उन दोनों को पल भर में मार गिराया। पर इसी बीच लैंड रोवर्स में सवार एक दूसरा इजरायली कमांडो भी इन पर अपनी राइफल से गोलियां चला देता है, जिसकी आवाज से युगांडन आर्मी एकदम से अलर्ट हो जाती है। अब इजरायली कमांडोज को अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहले की स्ट्रैटेजी के मुताबिक इन्हें चुपके से ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में घुसकर अपने सिटीजन्स को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाना था, पर अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए युगांडन आर्मी से भी भिड़ना था। इसी बीच बाकी के कमांडोज और पैराट्रूपर्स से भरे 2 इजरायली एयरक्राफ्ट्स एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और तेजी के साथ सभी अपनी अपनी पोजीशंस लेते हुए आगे जा चुके कमांडोज को बैकअप देते हैं और रनवे और हाईजैकर्स की सिक्योरिटी में लगाई गई युगांडन आर्मी पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं। उधर लैंड रोवर और मर्सिडीज से गए सभी कमांडो ओल्ड टर्मिनल की बिल्डिंग में हॉस्टेजेस को रिहा कराने पहुंच जाते हैं। इस दौरान तीनों एयरक्राफ्ट के इंजन को चालू रखा जाता है ताकि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो फौरन वहां से टेक ऑफ किया जा सके। पहले से ही पोजीशन लिए इजरायली स्नाइपर्स युगांडन आर्मी पर काल बनकर टूटते हैं। इजरायली कमांडोज ने रनवे पर पोजीशन लेते ही वहां की सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया और जैसे ही युगांडन आर्मी की तरफ से कोई हलचल दिखती उन्हें तुरंत मार गिराया जाता। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर तैनात सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इजरायली कमांडोज ने मार गिराया। इस गोलीबारी और आमने सामने की लड़ाई में अब भी सभी इजरायली कमांडो सेफ थे।
उधर ओल्ड टर्मिनल पहुंच चुके कमांडोज ने उन चारों आतंकियों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिन्होंने बंदूक की नोक पर 106 इजरायली लोगों को बंधक बना रखा था। इजराइल के इन जाबाज कमांडोज के आगे आतंकी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और चंद मिनटों में ही ढेर हो जाते हैं। इजरायली कमांडोज के पास इस पूरी बिल्डिंग का मैप था और वो बेहतर प्लानिंग से आए थे, इसलिए यहाँ भी इजरायली कमांडोज की तरफ से एक भी कैजुअलिटी सामने नहीं आती। लेकिन क्रॉस फायरिंग के दौरान कुछ इजरायली पैसेंजर्स को गोली लग जाती है, जिससे 3 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सभी आतंकियों को मार गिराने के बाद इजरायली कमांडोज हॉस्टेजेस को रनवे की तरफ 4th एयरक्राफ्ट में ले जाते हैं। अब एंटेबे एयरपोर्ट के सभी इलाकों पर इजरायली कमांडोज का कब्जा था। सब कुछ कंट्रोल में लेने के बाद सभी पैसेंजर्स को 4थे एयरक्राफ्ट पर बिठाया जाने लगता है। इस दौरान घायल हॉस्टेजेस को एयरक्राफ्ट में बिठाने का काम फील्ड इंचार्ज योनातन नेतन्याहू ने संभाला हुआ था। वो बारी बारी से सभी को सुरक्षित तरीके से प्लेन में बिठा रहे थे। उसी वक्त कुछ कमांडोज की नजर एंटेबे एयरपोर्ट पर स्टेशन्ड युगांडा के 11 MiG-17 और MiG-21 एयरक्राफ्ट्स पर पड़ती है। इजरायली कमांडोज ने फौरन उन सभी जहाजों को हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब्स के जरिए तबाह कर दिया, ताकि युगांडन एयरफोर्स उनका पीछा ना कर सके। अब तक सभी पैसेंजर्स 4थे एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके थे और फील्ड इंचार्ज योनातन नेतन्याहू ने अपने सभी कमांडोज को भी ग्राउंड छोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। ग्राउंड पर अकेले खड़े योनातन नेतन्याहू अश्योर करते हैं कि सभी इजरायली पैसेंजर्स, कमांडोज और ऑफिसर्स सेफली एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। सब कुछ अश्योर करने के बाद योनातन नेतन्याहू भी प्लेन में सवार होने ही वाले होते हैं कि अचानक से युगांडन आर्मी के कुछ सिपाही वहां पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में 2 गोली योनातन नेतन्याहू को लगती है और वो शहीद हो जाते हैं। आगे चलकर इजरायली सरकार उनकी बहादुरी के लिए इस ऑपरेशन का नाम बदलकर उनके नाम पर ऑपरेशन योनातन कर देती है। इस घटना के 20 साल बाद 1996 में योनातन नेतन्याहू का छोटा भाई इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिन्हें हम बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में केवल 1 इजरायली कमांडर की जान गई थी, वहीं दूसरी ओर 7 हाईजैकर्स और 45 युगांडन आर्मी मारे गए। दोनों तरफ से चली भयंकर गोलीबारी और बम धमाकों के कारण इस ऑपरेशन के दौरान 3 हॉस्टेजेस की भी मौत हो गई थी, जबकि 10 हॉस्टेजेस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 90 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में इजराइल अपने 102 सिटीजन्स को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़वाने में सफल रहता है। कई दिनों तक हॉस्टेज बने रहने के कारण इजराइल की एक महिला डोरा ब्लॉक की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें युगांडा के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडोज को डोरा ब्लॉक जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी उसकी जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा पाता। इजराइल के इस ऑपरेशन में भारी शिकस्त खाने के बाद युगांडन अथॉरिटी अपना बदला हॉस्पिटल जाकर डोरा ब्लॉक की बेरहमी से हत्या करके लेती है। इस ऑपरेशन के बाद जैसे ही इदी आमीन को मालूम चलता है कि उसकी अनुपस्थिति में इजराइल उसके घर में घुसकर अपने सभी हॉस्टेजेस को छुड़ा ले गया है, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पाता है। उस समय इदी आमीन की क्रूरता के किस्से काफी मशहूर थे। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि वो एक समय पर इंसानी मांस भी खाने लगा था। इस ऑपरेशन में केन्या ने इजराइल की हेल्प की थी। ये इन्फॉर्मेशन के मिलते ही इदी आमीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी मिलिट्री को युगांडा में रह रहे सभी केन्या के लोगों को मार देने का आदेश दे देता है। इससे युगांडा में 245 केनियन को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। इसके अलावा 3000 से अधिक केनियन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये सब इदी आमीन की खिसियाहट ही थी। उसे इजराइल का इस तरह उसके देश में आकर और उसके सिपाहियों को मारकर सभी लोगों को रिहा कर ले जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं पूरी दुनिया में इजराइल के इस डेयरिंग ऑपरेशन के बाद इजराइल की जबरदस्त तारीफ हो रही थी।